Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. और आज हम बात करने वाले हैं 20 एंड 21 ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। ठीक है जी। कल वीकली सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि कल हम लोगों ने लास्ट 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम को बात की थी, लेकिन आज आपको हमारा वीकली सेशन मिल जाएगा जिसमें हम टॉप 80 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आप उस सेशन को जरूर से अटेंड करना, वहां से आपको 100% डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 20 जुलाई को दो इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए हैं। कौन कौन से? पहला है इंटरनेशनल चेस डे। आप लोगों ने फिडे FIDE के बारे में सुना होगा, ठीक है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई को इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में। इसलिए इंटरनेशनल चेस डे हम 20 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1966 में यूनेस्को ने पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट करने की परमिशन दी थी। पहली बार सेलिब्रेशन 1966 में हुआ था। नाउ बात करते हैं थीम के बारे में। इंटरनेशनल चेस डे 2025 की थीम है एवरी मूव काउंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है मून डे। 20 जुलाई को मून डे भी था। अक्सर हम जब बातें करते हैं, बच्चों को पढ़ते हुए आपने सुना होगा कि पहले पर्सन नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कि चंद्रमा की सरफेस पे उतरे थे। ऐसी बातें हम लोगों ने बचपन से सुनी है या करी हैं। तो इंटरनेशनल डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को 1969 में अपोलो 11 की मदद से दो एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने चंद्रमा की सरफेस पे पैर रखे थे। इसलिए 20 जुलाई को हम मून डे मनाते हैं। इसकी थीम है वन मून, वन विजन एंड वन फ्यूचर। क्लियर। तो 20 जुलाई को ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज हमने यहाँ पर देखे। चलिए नाउ बात कर लेते हैं मेगालिथिक साइट के बारे में। आप लोग जब पाषाण काल के बारे में बात करते हैं, स्टोन एज के बारे में बात करते हैं, तो तब आप लोगों ने जरूर से पढ़ा होगा मेगालिथिक साइट के बारे में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको स्टोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े आपको पत्थर देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा दिख गया, या फिर बहुत बड़े बड़े पत्थरों से औजारों की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही एक मेगालिथिक साइट के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI declared Mizoram Lungfun Rupai a monument of national importance। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिजोरम में एक हमें साइट मिली है जो कि मेगालिथिक एरा की साइट है, ठीक है। ये जो साइट है इसका नाम है लुंगफुन रुपी। कहाँ पर है ये? मिजोरम में है। और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट डिक्लेयर की है अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर। ये मिजोरम की सेकेंड आपको मेगालिथिक साइट देखने को मिल जाएगी, जो कि चंपाई टाउन ऑफ मिजोरम से 54 किलोमीटर दूर आपको म्यांमार बॉर्डर के पास देखने को मिल जाएगी। ये एक मेगालिथिक साइट है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, लार्ज स्टोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नाउ बात करते हैं, अगर कोई साइट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट डेजिग्नेट करता है, इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं फीचर्स, क्या फायदा ऐसी साइट्स को मिलता है? तो ASI अब रिस्पॉन्सिबल होगा इस मेगालिथिक साइट के प्रोटेक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। ये जो मेगालिथिक साइट है इसके आसपास के 100 मीटर के एरिया में कोई भी किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर कुछ भी नहीं किया जाएगा। और मेगालिथिक साइट में अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया जाना है या फिर रिनोवेशन किया जाना है तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। एंड एरिया अप टू 200 मीटर बियॉन्ड द प्रोहिबिटेड लिमिट विल नाउ बी रेगुलेटेड एरिया। तो 100 मीटर का एरिया तो प्रोहिबिटेड है, इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, और उसके बाद भी 200 मीटर तक के एरिया को भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया कंसिडर किया जाता है जब किसी साइट को आप नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट डिक्लेयर करते हो। अब यहाँ पे बात हो रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ASI डिपार्टमेंट ब्रिटिश एरा में 1861 में ASI डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम,
ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, और ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था ब्रिटिश एरा में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको आज के समय में रेगुलेट करने का काम करती है। इसका काम क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है हमारे देश में जितनी भी कल्चरल साइट है, नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट है, उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करना, आसपास के एरिया को रिस्ट्रिक्टेड करना, आसपास के एरिया को रेगुलेट करना। ठीक है, और करेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? यदुवीर सिंह आपको करेंट डायरेक्टर जनरल एएसआई के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी 18-19 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में विजिट किया था। ठीक है, कई सारे राज्यों में ये विजिट करने गए थे, उनमें से एक वेस्ट बंगाल भी था। और वहां पर जाके इन्होंने दुर्गापुर कोलकाता स्ट्रेच की शुरुआत की है, जो कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है अंडर द पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियली इनॉग्रेट जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकारो धामरा पाइपलाइन सेक्शन ऑफ एम्बिशियस प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। इस पाइपलाइन के जरिए क्या किया जाएगा? गैस को एक्सपोर्ट करने का काम या गैस को ट्रांसफर करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। द पाइपलाइन विल प्रोवाइड नेचुरल गैस टू द हाउस होल्ड। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं हुगली नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल को कवर करता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट 1190 करोड़ रुपए की आपको कॉस्ट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। इसे हम जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि 5 राज्यों को कवर करता है, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आसाम को। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हाउस होल्ड मतलब घरों में गैस की सप्लाई की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में गैस की सप्लाई की जाती है, और इसकी टोटल लेंथ, इस पूरे पाइपलाइन की टोटल लेंथ 3306 किलोमीटर है। और इसी पाइपलाइन का एक छोटा सा सेगमेंट अगर आप देखेंगे, दुर्गापुर कोलकाता 132 किलोमीटर के इस स्ट्रेच को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है, इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और गेल इंडिया की मदद से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। चलिए, अब एक और नाम चेंज हुआ है, एक और रीनेमिंग हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस्लामपुर का नाम चेंज करके ईश्वरपुर किया है। इस्लामपुर का नया नाम अब ईश्वरपुर आपको देखने को मिलेगा। ये फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, और ये जो ईश्वरपुर है ये आपको सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये परमिशन कैसे है, कैसे नाम चेंज होता है, तो इसके लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी पड़ेगी। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 2 और 3 है, मतलब आर्टिकल नंबर 2 एंड 3, उसमें आपको प्रोविजंस देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से किसी भी राज्य का नाम, किसी सिटी का नाम, उसकी बॉर्डर, उसके एरिया में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया, ये सभी चीजें आपको आर्टिकल 3 में देखने को मिलेंगी। ठीक है, और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी राज्य के एरिया को बढ़ा सकता है, 2 राज्यों को सेपरेट कर सकता है, मतलब एक राज्य को सेपरेट करके 2 राज्य बना सकता है, या फिर 2 राज्यों का मर्ज करके उसको एक राज्य में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बाउंड्री है या बॉर्डर्स है उनको चेंज कर सकता है, नाम को चेंज कर सकता है। ये सारी पावर आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास होती है। अगर हम बात करते हैं किस तरीके से इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर किया गया, इसकी क्या लीगल प्रोसीजर है, तो सबसे पहली चीज, अगर किसी प्लेस का नाम चेंज करना होता है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की परमिशन लगती है अंडर द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, जो उसकी विधानसभा होती है वहां से बिल पास करता है कि हमारे सिटी का ये नाम है और हमने इस नाम को प्रपोज किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें परमिशन दे कि हम रीनेमिंग कर सकते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये विधेयक जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग मंत्रालय जैसे कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, इन सब से अप्रूवल लेती है, और अप्रूवल लेने के बाद इसके नाम को चेंज किया जाता है। तो इसमें कई सारे महीनों से लेकर साल तक का समय लग सकता है। ये लीगल प्रोसीजर यहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। अब ये भारत का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, ट्राइबल समझ रहे हैं हम, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके जीन्स को लेना, उनके जीन्स को हम क्या करेंगे,
लेकर उन्हें प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे, और किस तरीके से म्यूटेशन हुआ है और कोई भी वायरस, बैक्टीरिया किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, जिससे हम एक रिसर्च वर्क कर सकें और फ्यूचर में होने वाली जो बीमारियां हैं उनके लिए पहले से हम तैयार हो सकें। तो गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? इम्प्रूव द हेल्थ केयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, इससे जो हेरिडिटी डिसीज होती है लाइक थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि ट्राइबल्स के बीच में आपको सिकल सेल एनीमिया की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर 2000 ट्राइबल इंडिविजुअल के जीनोम की सिक्वेंसिंग की गई है, इनका डेटाबेस तैयार किया गया है, जिससे फ्यूचर में हम ट्राइबल पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए उस तरीके से वैक्सीन वगैरह को रेडी कर सके। ठीक है, चलिए अब महाराष्ट्र से एक और फैसला आ रहा है। Maharashtra CM Devendra Fadnavis announced that SC certificate of anyone other than Hindu, Buddhist and Sikh will be cancelled। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है अगर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड के जरिए एससी कम्युनिटी का या एससी का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लिया है और आप हिंदू, बुद्धिस्ट या सिख कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते और आपने फ्रॉड से इन सर्टिफिकेट को ले लिया है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों ने अगर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स लिए हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, तो ऐसे व्यक्तियों को भी जॉब से बाहर निकाल के उन्हें डिक्लेयर किया जाएगा नल एंड वॉइड। ये फैसला लिया गया है। अब जो भी केसेस होंगे उनको हैंडल करने के लिए डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की अध्यक्षता में एक कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा जो इन सारे केसेस को देखेगी, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अभी तक आप लोग ने AK-47 के बारे में तो बहुत सुना होगा। अब हम बात कर रहे हैं AK-203 राइफल के बारे में। कुछ इस तरीके से ये AK-203 राइफल देखने को मिलती है और इसे भारत में निर्मित किया जा रहा है। इसे भारत में कंस्ट्रक्ट करने के लिए, भारत में डेवलप करने के लिए हमने एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी बनाई है, इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड। एक ज्वाइंट इंडियन रशियन वेंचर कंपनी आपको अमेठी में देखने को मिलेगी। तो अमेठी में इस राइफल को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में ये इंडियन नेवी को मिल जाएगी और इंडियन नेवी की जो पावर है उसको बढ़ाएगी। अभी जो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको 5,200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आपको 6 लाख राइफल्स इंडियन आर्म फोर्स को सप्लाई करनी है 2032 तक, इसलिए इसे तैयार किया जा रहा है। और ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी इंडिया और रशिया की मदद से तैयार की गई है, इसमें 50% जो शेयर्स है वो इंडिया के हैं, 49% जो शेयर है वो रशिया के आपको देखने को मिल रहे हैं। लगभग 8 से लेकर 9 एकड़ ऑफ लैंड में अमेठी में इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाया गया है और ये 2019 में इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया गया था। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी तो काफी सारी कहानियां बाकी हैं, काफी सारी न्यूज बाकी है, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग एसएससी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप लोगों की तैयारियां हो चुकी हैं, आप लोग ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ खत्म कर लिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई रिवीजन कैसे करें, चीजें याद है कि नहीं है, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। तो हमारे पास पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं वहां पर। इसके अलावा जो बच्चे पहली बार प्रिपरेशन में उतर रहे हैं, जिनको नहीं पता कैसे होते हैं एसएससी एग्जाम, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीडीएस में, उनके लिए पिछले 5 साल की ई बुक पीवाईक्यू की अवेलेबल है। ये भी आपके प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, आप वहां पर जाके एप्लीकेशन से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की क्लास की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो को देखना कोई भी नहीं मिस करेगा। यहाँ से आपको इंटरव्यू में और एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जनवरी से लेकर जून मंथ तक की गवर्नमेंट स्कीम है। लगभग 50 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसमें पूरे 6 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर किया गया है। ओके, यहाँ तक का मामला क्लियर है? अगर चीजें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो लाइक बटन पे क्लिक भी कर देना। ओके, चलो अगली कहानी है, ये है नीरज गंभीर। नीरज गंभीर अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक।
तो एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं नीरज गंभीर को। इनका टेन्योर 4 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा। फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया जा रहा है। एंड करेंटली ये सेबी एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में काम कर रहे हैं एज अ मेंबर। एक्सिस बैंक का फॉर्मेशन 3 नवंबर को 1993 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों ने पहलगाम अटैक के बारे में सुना होगा डेफिनेटली। पहलगाम अटैक के बाद आप लोगों ने एक और चर्चा सुनी होगी कि भारत जो चिनाब नदी का पानी है या रावी नदी का पानी है जो पाकिस्तान में फ्लो होता है उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे, पानी को डाइवर्ट करना होगा, और डाइवर्ट करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप नहर बना दो। क्या बना दो? कैनल्स बना दो। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। भारत प्लान टू बिल्ड 6 कैनल बिफोर 2035। 2035 से पहले भारत 6 नहर बनाएगा टू रीराउट वाटर गोइंग टू द पाकिस्तान, जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है हमारे देश की नदियों से, ठीक है। इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए का प्लान इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इससे 25% पाकिस्तान की सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवील अ मास्टर प्लान टू कंस्ट्रक्ट 6 मेजर कैनल बिटवीन 2035 टू 2025 टू 2035, मतलब 10 सालों में हम 6 नहर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। और इंडस रिवर वाटर और इंडस वाटर की जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, उनका पानी जो पाकिस्तान में जाता है उसे रीराउट किया जाएगा, जिससे 25% पाकिस्तान के सप्लाई सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये लगभग 3500 किलोमीटर लॉन्ग कैनल नेटवर्क होगी जो कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और यूपी को कवर करने का काम करेगी। वह उनके एरियाज को इरिगेशन या सिंचाई की व्यवस्था प्रोवाइड करेगी। 5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगले 10 सालों का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लगभग 50 करोड़ इंडियन को इस प्रोजेक्ट से फायदा होने वाला है। इसके लिए यहाँ पे बोला गया है ये जो कैनल नेटवर्क है ये 28 से लेकर 36 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर को जो है वाटर को क्या करेगा, ट्रांसफर करने का काम कर देगा, मतलब रीराउट करने का काम करेगा। 6 कैनल जो आपको यहाँ पे प्रपोज की गई है वो आपको देखने को मिल रही है। इस मैप से भी आप पढ़ सकते हो। जैसे कि कैनल नंबर 1 इस तरीके से यहाँ पे तैयार, मतलब अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिल रही है। अखनूर टू बीकानेर, जम्मू टू भुज, अखनूर टू आगरा, जम्मू टू मेरठ, अखनूर टू श्री गंगानगर, जम्मू टू छूरू, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक की एक और छोटी सी रिपोर्ट। 35% बैंक अकाउंट्स होल्डर इन इंडिया हैड इनएक्टिव अकाउंट्स इन 2021। अब हमारे देश में अकाउंट्स तो ओपन कर लिए हैं, अब लेकिन कई साल हो गए हैं उन अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी डिपॉजिट नहीं है। तो ऐसे केस में उन अकाउंट्स को हम इनएक्टिव अकाउंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 35% बैंक होल्डर जो भारत में है वो इनएक्टिव अकाउंट्स है, मतलब उनमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिंडेक्स 2025 रिपोर्ट highlights significant data on bank account inactivity in India। इसमें क्या है, 35% बैंक अकाउंट होल्डर इंडिया में जो है इनएक्टिव है, और दिस रेट इज 7 टाइम हायर देन द 5% एवरेज फॉर ऑल डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज के कंपैरिजन में, क्योंकि भारत इज ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री, राइट, तो इंडिया का अगर हम दूसरे देशों की डेवलपिंग इकोनॉमी से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। डेवलपिंग इकोनॉमी 5% इनएक्टिव अकाउंट है, लेकिन इंडिया में 35% आपको इनएक्टिव अकाउंट देखने को मिलेंगे। अगर इन 35% में बात करते हैं तो 42% फीमेल्स हैं एंड 30% आपको मेल देखने को मिलेंगे जिनके इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बात वर्ल्ड बैंक ने मेंशन की है कि हमारे देश में जो जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, और जनधन योजना के अंदर हर एक इंडिविजुअल का बैंक में अकाउंट खोला गया था। तो इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में बैंक में अकाउंट तो ओपन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं ओपन होने के बाद उनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। बाकी मैंने डेवलपिंग इकोनॉमी से कंपेयर करके बता दिया है। ग्लोबली अगर देखें तो 76% ऑफ एडल्ट हैड एन अकाउंट इन 2021। तो पूरे विश्व में 76% पब्लिक ऐसी है जिसके पास बैंक अकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओनरशिप जो है वो इंक्रीज हुई है 50% से 76% पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चलिए, जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं, हालांकि अभी तो बहुत महंगा चल रहा है सोना, आई थिंक 1 लाख के आसपास पहुंच चुका है, राइट। तो जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम दुकान वाले से पूछते हैं, दुकान वाला जब हमें ज्वेलरीज दिखाता है तो हम देखते हैं 18 कैरेट की है, 22 कैरेट की है,
24 कैरेट में तो गोल्ड मतलब ज्वेलरीज नहीं बनती हैं, 24 कैरेट की आपकी बिस्किट और कॉइन्स वगैरह आपको मिलते हैं, क्योंकि 24 कैरेट बहुत सॉफ्ट होता है तो उसकी ज्वेलरीज नहीं बनाई जाती। जनरली 22 कैरेट 18 कैरेट की ज्वेलरीज आपने देखी होंगी। मम्मियाँ जो घर में ज्वेलरी पहनती है अधिकतर वो 22 कैरेट की ज्वेलरी होती है। अब यहाँ पे जो कैरेट वर्ड होता है वो सोने की शुद्धता, गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करता है, ठीक है। और यहाँ पर इन स्टैंडर्ड को डिफाइन करने का काम BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है। अब यहाँ पे 9 कैरेट का भी गोल्ड आ रहा है और उसकी हॉल मार्किंग को मैंडेटरी कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ब्रिंग्स 9 कैरेट गोल्ड अंडर मैंडेटरी हॉल मार्किंग। So Bureau of Indian Standard announced the inclusion of 9 carat gold under the list of mandatory hallmarking category, जो कि 2025 से इफेक्ट में आ जाएगी। तो हमारे पास जो लिस्ट होगी 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22, 20, 18, 14 और 9 कैरेट, ये गवर्नमेंट की मतलब BIS की आपकी हॉल मार्किंग आपको इनमें देखने को मिलती है। 9 कैरेट का मतलब है 375 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। हॉल मार्किंग को गवर्न करने का काम BIS करता है, ठीक है, जो कि कंज्यूमर को अश्योर करता है कि आप जो गोल्ड खरीद रहे हो वो कितना शुद्ध है, कितना प्योर है। तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो है वो हम कैरेट में मेजर करते हैं। प्योरेस्ट गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसमें कोई भी मेटल एड ऑन नहीं किया गया है। जैसे कि 18 कैरेट गोल्ड का मतलब ये होता है कि 75% तो इसमें गोल्ड है, लेकिन 25% इसमें अदर मेटल्स लाइक कॉपर और सिल्वर उसे मिक्स किया गया है, ठीक है। कि क्यों किया जाता है मिक्सिंग? गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए, क्योंकि ज्वेलरी थोड़ी हार्ड होती है, करेक्ट है। नेक्स्ट है फर्स्ट कैंपस ऑफ IICT ओपन एट NFDC कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। हमारे देश में आप लोग ने IITs के बारे में सुना है, आपने हमारे देश में IIM के बारे में सुना है, वैसे ही हमारे देश में एक और नए इंस्टीट्यूट्स की शुरुआत हो रही है, वो है IICT। IICT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इस पहले कैंपस को नेशनल फिल्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई में ओपन किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव। ये भारत का पहला इंस्टीट्यूट है क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे कि IIT होते हैं, IIM होते हैं, वैसे IICT की शुरुआत हो रही है, ठीक है। ये कैंपस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार किया गया है। इसमें क्लासरूम है, एडवांस मीडिया लैब है, पोस्ट प्रोडक्शन साइट्स हो गई, ठीक है, डेडिकेटेड स्पेस है फॉर एनिमेशन, BFX एटसेट्रा। तो 10 एकड़ ऑफ प्लॉट फिल्म सिटी गोरेगांव में से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है बिहार विंस अंडर 18 बॉयज टाइटल एट जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप। तो रग्बी के बारे में बात हो रही है। ये जो 10th एडिशन जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप हुई थी, यह देहरादून उत्तराखंड में हुई थी। इसमें बिहार की बॉयज टीम और बिहार की गर्ल्स टीम अंडर 18 कैटेगरी में दोनों ने ही विक्ट्री की है, दोनों ने ही विजय हासिल की है और दोनों ने ही उड़ीसा की टीम को डिफीट करने का काम किया है। क्लियर है। All matches of the championship were played at the Ganga Athletic Stadium of महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, जो कि देहरादून उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन का फॉर्मेशन 1998 में हुआ था। हमारे देश के रग्बी को रेगुलेट करने का काम ये बॉडी करती है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और राहुल बोस इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया विंस 2 गोल्ड एंड 2 सिल्वर एट इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025। रिसेंटली 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ था, कहां पर? दुबई में। इंडिया की टीम ने, इंडिया के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था और हमें 4 मेडल मिले हैं, 2 गोल्ड मेडल हैं और 2 सिल्वर मेडल हैं। टोटल 90 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उन 90 कंट्रीज में से भारत की रैंकिंग 6 नंबर पे ग्लोबली आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी जो बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है? तो इसके लिए नेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशन लिया जाता है और इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का काम होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के द्वारा एक कंपटीशन रन किया जाता है, जिसमें से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और फिर बच्चों को ओलंपियाड के लिए भेजा जाता है। क्लियर इतनी चीजें? डन। नेक्स्ट है इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन सिम्बेक्स 2025 विद सिंगापुर।
तो सिम्बेक्स का मतलब है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जो कि सिंगापुर में हो रही है। 32 एडिशन आपको देखने को मिलेगा। इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी सिंगापुर में ड्रिल कर रही है, ठीक है। 32 एडिशन आपको देखने को मिलेगा और इस एक्सरसाइज की शुरुआत 1994 में हुई थी। भारत की तरफ से आईएनएस दिल्ली, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए कुछ और न्यूज है। अब ऐसा नहीं है कि भारत में ही हमेशा से अमेंडमेंट होते रहे, अलग अलग देशों में भी समय समय पे अमेंडमेंट होते रहे। जैसे कि हमारे देश में भी पहले जो वोटिंग करने की एज थी वो 21 साल थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था तो जो वोटिंग एज है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी थी, यस और नो? ठीक है। वैसे यूके गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, जो वोटिंग एज 18 साल की है उसको रिड्यूस करके 16 साल कर रही है। मतलब 16 साल का बच्चा अब इलेक्शन में जाके पार्टिसिपेट कर पा रहा है। क्लियर है? डन। तो पहले यूके में जो इलेक्शन एज थी, मतलब वोटिंग करने की एज थी, वो 21 साल थी। इसे 18 साल किया गया था कब? 1969 में। अब 18 से लेकर इसे कितना किया जा रहा है? 16 साल किया जा रहा है। यूके गवर्नमेंट का ये फैसला है। नेक्स्ट है साउथ इंडिया बेस्ड डोला, ठीक है, क्या है ये? डोडला। साउथ इंडिया की एक डेयरी कंपनी है जिसका नाम है डोडला। इसने क्या किया है, रांची बेस्ड डेयरी कंपनी जिसका नाम है ऑसम डेयरी, इसे एक्वायर कर लिया, कंप्लीटली खरीद लिया है 271 करोड़ रुपए में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर है जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन इंडिया कैंपस को इनॉग्रेट किया है, ठीक है। ये पहली इंटरनेशनल कैंपस है जो कि गुरुग्राम में ओपन किया जा रहा है। इंटरनेशनल टेक पार्क इन सेक्टर 59 में आपको देखने को मिलेगा और ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसको फुल फ्लेज कैंपस गुरुग्राम हरियाणा में स्टैब्लिश किया गया है अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। नेक्स्ट है 2025 का वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसे वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड दिया गया है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। इस अवार्ड को रिसीव करने का काम कौन करेंगे? एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी करेंगे। अवार्ड सेरेमनी कब होगी? अक्टूबर 2025 में होगी वॉशिंगटन डीसी में। अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक कौन सा? एसबीआई है। और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन अक्टूबर के महीने में देखे जाएंगे। क्लियर है? अंत में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आप लोग जब फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बारे में बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं, तो एक टर्म आप लोग ने सुनी होगी, प्रोटोस्टार। तो आखिरकार ये प्रोटोस्टार क्या होता है? क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम बिग बैंग थ्योरी को पढ़ते हैं। और बिग बैंग थ्योरी जिसने पढ़ी होगी तो उसको डेफिनेटली पढ़ा होगा कि प्रोटोस्टार क्या होता है। तो आप मुझे बताइए कि प्रोटोस्टार क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है, जो भी सही आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और सही आंसर भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।